नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। इस दौरान आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको एनजीओ से जुड़ी जानकारी देंगे। एनजीओ एक गैर सरकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। एक संघ है जो सरकार के साथ पंजीकृत है और समाज के उत्थान के लिए काम करता है। एनजीओ सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या शैक्षणिक क्षेत्रों में काम कर सकता है। एनजीओ स्वतः निकायों के रूप में कार्य करते हैं जिनके पास केवल थोड़ा सा कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। एनजीओ लाभ कमाने या लाभ साझा करने वाली कंपनियां नहीं है, बल्कि वो हमारे समाज को सशक्त और बेहतर बनाने में मदद करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। एनजीओ जनता से योगदान और दान के माध्यम से अपने धन का प्रबंधन करते हैं। ये तो थी कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी समझौते से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी। विद्योत्मा जी आपको कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी पहलुओं को समझाएंगी और साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि एनजीओ फंडिंग कैसे होती है और एनजीओ पूरा काम जो है वो कैसे करता है। अगर आपका हमारे विशेषज्ञ से कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और नंबर 012061279338। इन नंबर्स पर कॉल करके आप एनजीओ से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी ले सकते हैं। तो विद्योत्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे एनजीओ संस्था का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे किया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, मैम वो समझाइए जरा। जी सबसे पहले तो एनजीओ होता क्या है, मैं कहना चाहूंगी इस बारे में कुछ कि ताकि वो और क्लियर हो जाए कि एनजीओ बनते क्यों हैं, कभी रजिस्ट्रेशन होता है। तो एनजीओ एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेसिकली सर्व करने के पर्पज से बनता है, या कई बार एनवायरमेंटल इश्यूज को टेकअप करने के लिए, ह्यूमन और एनिमल राइट्स को देखने के लिए, या हेल्थ या बच्चों के वेलफेयर के लिए, किसी भी तरह के जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहलाती है उसके लिए कई बार। लेकिन एनजीओ जो है रिलीजियस इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी बनाए जाते हैं और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। और इनका फॉर्मेशन बेसिकली जो सोशल सर्विस के को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और इसका रजिस्ट्रेशन 3 तरीकों से होता है। एक ट्रस्ट के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर, एक कंपनीज एक्ट 2013 के तहत होता है। और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इन तीनों के उसके लिए ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, सेटलर की जरूरत होती है, सेटलर की फोटोग्राफ, उनके आईडी प्रूफ, ट्रस्टीज के आईडी प्रूफ एक्सेट्रा की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। अब किसी राज्य में कोई ट्रस्ट अधिनियम नहीं है तो उस राज्य की अगर हम बात करें तो 1882 ट्रस्ट एक्ट लागू होता है। ऐसे में ट्रस्ट एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या अलग से किया जाता है, वो कैसे होता है? जैसा कि अभी मैंने बताया 3 तरीकों से होता है। तो अगर ट्रस्ट एक्ट के तहत नहीं हो सकता है, बिल्कुल अगर उसका नेचर डिफाइंड अगर पहले से नहीं है तो उसको देखते हुए हम दूसरे तरीकों से, लाइक कंपनीज एक्ट के तहत कई बार किया जाता है, कई बार सोसाइटी का उसको स्वरूप देकर किया जाता है। तो इन जो भी हमारे प्रोसेस है इन्हीं तीनों में से किसी को फॉलो किया जाता है। इससे बाहर जाके हम नहीं कर सकते। और ये सारे पैन इंडिया लेवल पे होते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है पैन इंडिया लेवल पे है। इसके लिए कोई ये प्रावधान नहीं है कि हमने इसके तहत कर लिया, कंपनीज एक्ट के तहत, तो ट्रस्ट एक्ट के तहत नहीं किया तो ये वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ये भी बता दीजिए। जैसे आपने कहा कि अगर किसी का अन्य तरीके से ना हो तो सोसाइटी एक्ट के तहत हो सकता है, तो वो कैसे हो पाएगा? सोसाइटी एक्ट के तहत करने के लिए सोसाइटी उसके जो भी जैसे ट्रस्ट डीड है उसको सोसाइटी का फॉर्म देकर उसके जो लीगल वेज है जितने भी उसके सोसाइटी एक्ट के तहत आते हैं उसको फॉलो करते हुए कर सकते हैं। और उसमें जितने भी प्रावधान है उसको फॉलो करना पड़ता है। और एक वहां पर भी आपको सारे आईडी प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं हमेशा। अगर हम ट्रस्ट बनाते हैं तो ट्रस्टी की जरूरत होती है। और सोसाइटी में उसको एक टर्म का डिफरेंस होता है बेसिकली। इसमें फॉर्मेशन का मोर और लेस तरीका वही होता है, बट एक टर्म का डिफरेंस होता है। सोसाइटी का रूप देकर उसको फॉर्म किया जाता है।
अब कंपनीज एक्ट की बात करें विद्योत्मा जी, तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो एनजीओ है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रावधान होता है, वो प्रावधान क्या है? उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन अलग से है, या जैसे आप बाकी के अभी रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपने दी है, चाहे सोसाइटी अन्य, उसी के तहत होता है? कैसे किया जाता है? नहीं, इसमें सोसाइटी एक्ट में सेक्शन 8 है, सॉरी कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 है, और उसमें लाइसेंस का प्रोविजन है। तो लाइसेंस के लिए जितने भी रिक्विजिट, जैसे आपको एक उनका होता है कि जैसे डिफॉल्ट हो गया तो 10 लाख का भरना पड़ सकता है, और अगर ऐसे 10 लाख तक का उनका बॉन्ड होता है, और उसमें 1 करोड़ तक वो जा सकता है। तो ये क्योंकि ये कंपनी है, ये कमर्शियल पर्पस आ जाता है यहाँ पर, तो इसमें इतना ज्यादा वो जो सोशल वेज है उससे थोड़ा हटके आता है कि ये कंपनी से कमर्शियल भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें उसको वहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंस ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 8 के तहत इसको फाइल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी रजिस्ट्रेशन की जो अलग अलग प्रक्रिया है विद्योत्मा जी। ये अगर हम बात करें FCRA की, तो वो क्या है और उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है उसका? FCRA चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज या सेक्शन 8 जो कंपनी एक्ट के तहत आता है, उसमें जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, जो विदेशों से आते हैं, वो सेक्शन 6 क्लॉज 1 के तहत आता है उसके। और ये हमारा एक्ट 2010 का है, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उसी के बारे में होता है। और वो एक्ट जो सेक्शन 2010 सॉरी एक्ट जो 2010 में आता है, सेक्शन 6 क्लॉज 1 के तहत होता है। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अब अगर हम उसको फुलफिल करते हैं, खासतौर से अब इंडिया में एक्चुअली इस पर बैन लग रहा है, बट अगर हम फुलफिल करते हैं तो इसके तहत रजिस्ट्रेशन हो सकता है। विद्योत्मा जी, एनजीओ फंडिंग की अगर हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी जानना कि जो उसके स्रोत होते हैं, यानी कि सोर्सेज जो होते हैं उसके, वो क्या हो सकते हैं, वो किस तरह के होते हैं? फंडिंग होती है प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर, ऑपरेशन, सैलरीज होती है, ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, एनुअल बजट में भी इसका ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे तरीकों से होता है, और क्योंकि ये एनजीओ के एग्जिस्टेंस और सक्सेस के लिए भी जरूरी है, तो इसको साइडलाइन नहीं कर सकते कि एनजीओ को पैसे क्यों चाहिए। तो इसके जो और भी तरीके वो है, जैसे मेंबरशिप ड्यूज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर से कुछ उनको डोनेशंस आते हैं, ये फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो है उसके तहत, फिलांथ्रोपिक फाउंडेशन जो होती हैं उससे जुड़कर, या उनसे ग्रांट्स लेकर लोकल स्टेट लेवल पे, या फेडरल एजेंसी से, या फॉरेन गवर्नमेंट से, और प्राइवेट डोनेशन, जैसे वॉरेन बफे ने भी मिलिंडा गेट्स ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह के बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे इस तरह से फंडिंग होती है। जी, अब किसी भी एनजीओ की अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताइए, क्योंकि लोगों में बड़ी ये असमंजस की स्थिति हो जाती है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या उसकी प्रक्रिया है, विस्तार से बताइए। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये कहता है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज की तरह लेबल्ड हो तो उसको कंसिडर करेंगे, और उसमें ये काउंसलिंग जो होती है टर्मिनली सिक पीपल की, या HIV या एड्स से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, उनको सपोर्ट या हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, या एनकरेजमेंट ऑफ रिलीजन और या स्पिरिचुअलिटी लाइक योगा, पब्लिक हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स, चिल्ड्रन जो ऑर्फन है, मतलब अनाथ बच्चों के लिए, अनएम्प्लॉयड अबैंडन्ड लोगों के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ऐसी चीजों के लिए जीएसटी का प्रोविजन है। और ये चैरिटी, ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो 2 कंडीशन होते हैं, स्पेशली जैसे अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द एंटिटी मस्ट हैव एनजीओ रजिस्ट्रेशन जी, अगर रजिस्ट्रेशन है तो, और एंटिटी सर्विसेज मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। जैसा इसलिए मैंने छोटा सा लिस्ट बताया था अभी, ऐसे लोगों के लिए, उस तरह की एक्टिविटीज के लिए ही ये जीएसटी का जो प्रोविजन है एप्लीकेबल है। ये सिर्फ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए वहां पर आता है। विद्योत्मा जी, आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में बात करते हैं, अगर एक एनजीओ को बात करें हम प्रोफेशनल टैक्स की, तो किस दर पर प्रोफेशनल टैक्स उसको देना पड़ता है? प्रोफेशनल टैक्स उसके अभी जैसे मैंने बताया था कि एग्जेम्पशन मिलता है 12AA के तहत, अदरवाइज
उसके जो ऑडिट होता है, तो उसके ऑडिटिंग के थ्रू उसका जो पर्पस है या ऑडिटिंग से उसके जो भी क्लैरिफिकेशन वहां से लिए जाते हैं, और हर एनजीओ को उसे वहां पर सारे सर्विसेज के बारे में बताना पड़ता है कि एवरी ईयर उनका पर्पस क्या है। जैसे ट्रस्ट सोसाइटी या जो कंपनीज एक्ट के तहत एनजीओ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, उसमें दिया गया है कि द प्रोसीजर्स आर स्ट्रीमलाइंड एंड फाइलिंग कंपनीज कैन बी, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मेलिटीज, उनका फॉर्मेलिटीज जो भी उनके कंपनी का है, उसकी ऑडिटिंग होने के बाद 20 डेज के अंदर वो जब रजिस्टर हो जाते हैं तो 75 डेज उनका फॉर्म है, लाइक नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो एनजीओ का है, या उनका क्या एनजीओ कैसे रन करता है, इन सब का फॉर्म के तहत सारा डॉक्यूमेंट का ऑडिट करके उससे, और टैक्स का सारा रेट स्लैब जो है एक इंडिविजुअल की तरह होता है, अगर उनका कोई स्पेशल पर्पस या कोई ऑब्लिगेशन कुछ ऐसा अगर नहीं शो होता है तो, और अदरवाइज अगर वो इस अपने चैरिटेबल पर्पस को शो कर पाते हैं किसी भी फॉर्म के थ्रू, क्योंकि इनके वेरियस फॉर्म्स है, INC 1, 12, 13, 7 बहुत सारे हैं, तो उसके तहत कभी गवर्नमेंट बॉडीज जो कन्विंस हो जाती है उनकी ऑथेंटिसिटी को देखते हुए, तो उसके हिसाब से टैक्स स्लैब को डिसाइड किया जाता है। ठीक है। अब अगर हम एनजीओ के कर्मचारियों के बारे में अगर जानकारी लें, तो एनजीओ के कर्मचारियों के रिटायरमेंट या जो तमाम बेनिफिट्स हैं वो कैसे निर्धारित होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की फैसिलिटीज इनको मिल पाती है? एनजीओ के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनका उनको तो जो बेनिफिट्स मिलते हैं, बोनस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, इवन अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उनको वो बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, तो बेनिफिट्स उनको सारे दिए जाते हैं। और उनका जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो उसके लिए भी अलग से प्रोविजंस होते हैं कंपनीज में। और क्योंकि कोई एनजीओ हो या कोई भी हो, हमारा लेबर लॉ जो है, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट जो है, ये सारे जितने भी एक्ट्स हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या स्टाफ के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए एप्लीकेबल है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एनजीओ को छोड़कर एक्सेप्शनल केसेस में डालकर उसको मुझे चलते हैं। तो सारे जितने भी बेनिफिट्स एक किसी और गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए या मिलता है, उस वैसे ही एनजीओ के भी एम्प्लॉयज को अवेलेबल है। ठीक है। अब शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस की बात करें तो कब एनजीओ को वो लेना होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका रजिस्ट्रेशन तो हमेशा ही जरूरी होता है, और वो 30 डेज के अंदर ही उनको ले लेना चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट इसलिए इन प्लेस चाहिए होते हैं कि सबसे पहले तो ऑथेंटिसिटी का क्वेश्चन आता है, उसके बाद अगर कभी क्लोजर है तो क्लोजर भी के 15 डेज के अंदर सारे प्रोसेस करना होता है, और सारा प्रोसेस करने के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसका प्रोसीजर फिर वही जिस तरह से, जैसे ट्रस्ट एक्ट है या सोसाइटीज एक्ट है या कंपनीज एक्ट है, जिसके तहत वो रजिस्टर हुए थे, उसी में जो रेजोल्यूशन की प्रोसेस है उसी को फॉलो करना होता है। ठीक है। अब फाइनेंशियल ऑडिटिंग की हम बात करें विद्युत्मा जी, तो और वो टैक्स के एग्जेम्पशन के बारे में बात करें तो वो क्या है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो सेक्शन 80G है, उसके तहत आता है, और उसी में एग्जेम्पशन एनजीओ के लिए प्रोवाइड किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एनजीओ को मानकर चला जाता है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही उनका फॉर्मेशन हुआ है, और ऑडिटिंग को भी उसी तरह से लेके चलते हैं। ऑडिटिंग के लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं किया गया है, बट ऑडिटिंग होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की। इनके भी ऑथेंटिसिटी चेक के लिए ऑडिटिंग की जाती है, और इनका भी एनुअल ऑडिटिंग होती है। और टैक्स का 80G के तहत सारा जो उनका प्रोसेस है कि कैसे उनको एग्जेम्पशन दिया जाए, उस तरह से दिया जाता है। ठीक है। अब अगर हम एनजीओ की बात करें उसके डिसॉल्व की, तो वो कब किया जाता है, और उसको डिसॉल्व करने के लिए भी क्या कोई प्रोसेस है? किस प्रोसेस के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है? डिसॉल्व करने का प्रोसेस ये है कि उनका जो है 3/5 ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स या उनके जो ट्रस्ट मेंबर्स जैसे भी हो, वो अगर उसके लिए अग्री करते हैं, उनसे अप्रूवल हो गया है तो हो सकता है। और उनके जो सेटलमेंट होते और जितने डेब्ट्स, लायबिलिटीज, फंड, प्रॉपर्टी जो भी उस सोसाइटी, ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो मेंबर्स के बीच नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो जो फंड होता है
meet a similar object जो जी एंटिटी डिसॉल्व की जाती है उसके साथ होता है। जी ठीक है। अब अगर हम एनजीओ के क्षेत्रों की बात करें तो कुछ एक ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां पर उनके काम करने पर प्रतिबंध है या फिर वो काम नहीं कर सकते, वो कौन कौन से एरियाज होते हैं? रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुआ है। पहले तो एनजीओ को सिर्फ एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन समझकर काफी सपोर्ट किया जाता था, बट अब इनको बैन किया जाने लगा है। और स्पेशली इसलिए बैन किया जाने लगा है, हमारी गवर्नमेंट ने को जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे जैसे रिव्यूज आए हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन मिली है, तो ये इनका कहना है इंटेलिजेंस एजेंसीज का कि ये जो फॉरेन फंड्स आते हैं उसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, इलिसिट एक्टिविटीज या जो एक्टिविटीज जो चाहे वो रिलीजियस इंटॉलरेंस वाली एक्टिविटीज हो या वायलेंस इन द कम्युनिटी और सोसाइटी हो, ये इन सबको बढ़ावा देती है। तो इस वजह से कुछ एनजीओ जिनको उन्होंने ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 69 एनजीओ को रिसेंटली ही बैन किया गया है। और 38 तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में बैन हुए हैं। और इसके लिए एक्चुअली पार्लियामेंट में हमारे लॉ मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट को खुद इन्फॉर्म किया था कि एडवर्स रिपोर्ट्स मिल रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज से, और उनमें से कुछ के नाम अगर मैं बताऊं तो जो कि बड़े एनजीओ हैं, लाइक क्यूटी फॉरेन डाइसोफियन एसोसिएशन, ईस्ट कोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, थूथुकुडी सेंटर फॉर प्रमोशन एंड सोशल कंसर्न मादुराई एंड ग्रीन पीस इंडिया चेन्नई। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ के नाम बस एक एग्जाम्पल के लिए। ये इस तरह की एक्टिविटीज जहाँ से आ रही है वहां पर बैन किया जा रहा है। अदरवाइज ये अगर ये जो पर्पस है सोशल वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर, हेल्थ केयर, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए कोई ऐसी प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए बैन किया जा सके, तो वो चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हाई एवोल्यूशन की बात करें हम तो हाई एवोल्यूशन कमीशन किन हालातों में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रद्द कर सकता है, उसकी क्या प्रोसेस है मैम? बहुत सिंपल है कि जिनका जो टाइम पीरियड है, एनजीओ को का रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस मिलता है, तो उसको रिन्यू कराना पड़ता है और लाइसेंसेस की तरह। तो जिनका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है तो उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर वो नहीं रिन्यू कराते अपना लाइसेंस तो उनका लाइसेंस कैंसिल होता है, जिसमें फिर अगेन मैं कुछ एग्जांपल दूंगी। ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, द लेप्रेसी मिशन, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड द इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। ऐसे ये जो है इनके सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गए और इन्होंने शायद कैजुअली लिया हो या इन्होंने सोचा होगा बाद में करा लेंगे, जैसे भी हो, पर इन्होंने कराया नहीं, तो इनके अचानक से कैंसिल हो गए। अदरवाइज कमीशन किसी को अननेसेसरीली विदाउट गेटिंग एनी एडवर्स रिपोर्ट्स नहीं एप्लीकेशन को रद्द करते हैं। ठीक है। अब ये तो रही बात कि एनजीओ पर किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहती है, और बहुत सारी जानकारी विद्योत्मा जी आपने साझा की हमारे साथ, बताया कि क्या कुछ इसका पूरा प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़कर जो है एनजीओ से जुड़े तमाम सवाल और कानूनी इसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानकारी दी। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।